Hello students, how are you? I am Sunil Anand sir. Welcome to आनंद सर एस पॉइंट। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इस चैप्टर में अब तक ये देखा हमने कि 1789 ईस्वी में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके कारण लुई 16वां को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और राजा संविधान के उस मसौदे पर हस्ताक्षर किया और इस बात के लिए राजी हो गया कि वह संविधान के तहत कार्य करेगा और जो नेशनल असेंबली है उसके तहत वो काम करेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, किस तरह से फ्रांस से पूरी तरह से मोनार्की समाप्त हो गई और फ्रांस एक रिपब्लिक देश बना। हम जानते हैं कि रिपब्लिक ऐसे देश को कहते हैं जहां हेड ऑफ स्टेट कोई जन्मजात नहीं होता बल्कि हेड ऑफ स्टेट भी जनता के द्वारा चुना जाता है। तो जो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी जिसके तहत नेशनल असेंबली के लोग चुने जाते थे, तो उसके चुनाव में एक बहुत बड़ी विडंबना ये थी कि वोट देने का अधिकार सभी जनता को नहीं मिला था। फ्रांस के सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था जिनके पास संपत्ति थी या जो कम से कम 3 दिन के मजदूरी दे सकते थे। गरीब मजदूर और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो जो उपेक्षित वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, तो वह सब इस तरह की स्थितियों को नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि फ्रांस में सभी को एक जैसा वोट देने का अधिकार मिले। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। कई सालों तक वहाँ टेंशन की स्थिति बनी रही। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with King Prussia. Rulers of the neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place since the summer of 1789। तो जो 1789 के गर्मियों में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उससे उसके आसपास के जो भी राजा थे सब उससे परेशान थे। उन्हें लगता था कि कहीं ये फ्रांस की हवा उनके देश में न पहुंच जाए। और जिस तरह से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बातें की जा रही थी और उस आधार पर उस देश में भी संवैधानिक राजतंत्र कायम करने की बातें न उठ जाए, उस आंदोलन, उस क्रांति की आग वहाँ तक न पहुँच जाए, इसलिए वे लोग इससे डरे हुए थे। और लुई 16वां हालांकि उसने जो संविधान के मसौदे था उस पर साइन कर दिया था, अपने अधिकारों को त्यागने के लिए तैयार हो गया था, बावजूद वह इससे खुश नहीं था। वह चाहता था कि जैसे वो पहले एब्सोल्यूट मोनार्की था उसी तरह से वो शासन करे। इसलिए वो चाहता था कि ये नेशनल असेंबली को किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए और वो अपनी पुरानी ताकत को पाना चाहता था। इसलिए लुई 16वां प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के राजाओं से एक गुप्त बातचीत में लगा हुआ था और ये सब मिलकर के चाहते थे कि वहाँ के नेशनल असेंबली को ख़त्म कर दिया जाए और राजा के अधिकार को फिर से बहाल कर दिया जाए। लेकिन क्या हुआ देखते हैं। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिसाइड वार अगेंस्ट द प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। लेकिन इस बात की भनक वहाँ के लोगों को लग जाती है, नेशनल असेंबली वाले के लोगों को लग जाती है। जो नेशनल असेंबली होती है वो एक प्रस्ताव पारित करती है और उस प्रस्ताव के तहत प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। हज़ारों वॉलेंटियर्स इस युद्ध में भाग लेते हैं और ये सब अपने आप को जनता के सैनिक के रूप में भाग लेते हैं। उनका मानना ये था कि ये युद्ध जो है सो फ्रांस के राजा के खिलाफ फ्रांस की जनता का युद्ध है और ये युद्ध ऑस्ट्रिया, प्रूसिया और लुई 16वां के द्वारा जो षड्यंत्र किए जा रहे थे उसके खिलाफ युद्ध है। इसलिए सारे लोग इसमें भाग ले रहे थे। नेशनल असेंबली ने घोषणा कर ही दी थी। हज़ारों लोग वॉलेंटियर्स आर्मी में शामिल हो रहे थे। इसी समय बहुत सारे देशभक्ति गीतों की रचना हो रही थी। उनमें से एक मर्सिलीज नामक गीत काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था जिसे रॉजर डी लिस्ले ने कंपोज किया था। दरअसल
जब वहाँ के सैनिक मार्च कर वॉलंटियर्स मार्च कर रहे थे, तो मर्सिलीज नामक एक जगह पर जो कि फ्रांस में है, उन्होंने इस गीत को गाया था। चूँकि मर्सिलीज नामक जगह पर ये गीत गाया था, इसलिए इसको मर्सिलीज कहा जाता है। और आज ये मर्सिलीज जो है वो फ्रांस का राष्ट्रीय गान है, यानी नेशनल एंथेम है। द रिवोल्यूशनरी वार्स brought losses and economic difficulty to the people. While the men were away fighting to be front, women were left to crop and takes of caring, living and looking after the families. तो ऐसा होता था कि जब युद्ध करने के लिए मर्द लोग चले जाते थे, तो वहाँ की औरतें घर को भी देखती थी और जो मर्द के बचे हुए काम थे उसको भी देखती थी। इस तरह से वो परिवार का देखभाल करती थी और बाकी सारी जिम्मेवारियां भी निभाती थी। समाज के बहुत बड़े हिस्से इस युद्ध में भाग ले रहे थे। 1791 के संविधान में जो वोटिंग राइट था, जो राजनीतिक अधिकार था, वह सिर्फ धनी लोगों को दिया गया था। तो जो लोअर सेक्शन के लोग थे वह अपने अधिकारों के लिए भी लड़ रहे थे। इनमें से कुछ लोगों ने अलग अलग क्लब बनाए थे, जहाँ की वो लोग जनता के अधिकार या जो मजदूर गरीब लोग थे उनके अधिकारों पर चर्चा करते थे। ऐसे बहुत सारे क्लब का निर्माण हुआ था। इनमें से सबसे फेमस जो क्लब था वो जैकोबिन क्लब्स था। जैकोबिन क्लब्स का नाम एक फॉर्मर कॉन्वेंट संत जैकोब के नाम पर रखा गया था, जो पेरिस में रहते थे। इसमें औरत मर्द सभी भाग लेते थे और औरतों ने भी अपनी क्लब की स्थापना की थी। इसके बारे में जो और लोगों के क्लब थे उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो मेंबर्स ऑफ द जैकोब क्लब से बिलोंग टू मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे वो समाज के सबसे कम प्रोस्पेरस, सबसे कम समृद्ध तबके के लोग थे, यानी सबसे गरीब लोग इस जैकोबिन क्लब से जुड़े हुए थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स सच एज शो मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। तो इनमें कौन कौन से लोग थे जो जैकोबिन क्लब्स के लोग थे? इनमें दुकानदार थे, इनमें कलाकार लोग थे, इसमें जूते बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, जो घड़ी साज थे, जो प्रिंटर्स थे, ये सारे लोग, यहाँ तक कि मजदूर भी जो दिहाड़ी पर काम करते थे, वो जैकोबिन क्लब्स या इस तरह के क्लब्स के मेंबर बन रहे थे। देयर लीडर्स वाज मैक्मिलन रोबेस्पियर। तो जैकोबिन क्लब में जो सबसे बड़ा क्लब था, जो सबसे फेमस क्लब था, उसका नेता मैक्मिलन रोबेस्पियर था। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers. आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो जैकोबिन क्लब्स के लोग थे उन्होंने एक खास तरह के कपड़ा पहनना शुरू किया था, जिसमें कि वो ये स्ट्रिप्ड जो धारीदार कपड़े थे उस तरह के कपड़े पहनते थे, सर पर लाल टोपी लगाते थे। ये इनका एक समझ लीजिए ड्रेस कोड बन गया था। दिस वाज टू सेट अप देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वर नी ब्रीचेज। तो जो नोबल्स थे उनसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए इस तरह के कपड़े पहनते थे। जो नोबल्स वगैरह थे वो नी ब्रीचेज पहना करते थे, एक अलग तरह के पोशाक पहना करते थे। यहाँ एक स्वतंत्रता की देवी का चित्र बना हुआ है। जब फ्रांस में क्लब्स बन रहे थे तो ये जो रिवोल्यूशनरी इवेंट हो रहे थे, तो उस समय इस तरह के चित्र बनाने की इजाज़त हो गई थी और इसको एग्जीबिशन में दिखाया जाता था। ये एक रेयर चित्र है आपके बुक में, जिसको जो स्वतंत्रता की देवी को चिन्हित कर रहा है। आप इनके हाथ में एक लाल टोपी देख सकते हैं, जिसकी चर्चा हमने रेड टोपी को पहले के बता दिए थे। और हाथ में ये जो देख रहे हैं ये ह्यूमन राइट्स, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, मानव अधिकारों के घोषणा पत्र, वो हाथ में लिए स्वतंत्रता की देवी हैं। जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे वो अपने आप को सेंट क्लूटोज कहा करते थे। सेंट क्लूटोज का मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेज, दोज विदाउट नी ब्रीचेज, यानी ऐसे लोग
जो नी ब्रीचेज नहीं पहनते हैं शंस क्लूटोज कहा जाता था। लेकिन औरतें इस तरह के कपड़े को पहनने के लिए औरतों की मनाही थी। 1792 ईस्वी के गर्मियों में जैकोबिन्स ने प्लान बनाया। ऐसे जैकोबिन क्लब के लोगों ने जो काफ़ी परेशान थे, जो फूड ग्रेन्स के सप्लाई थी और जो महंगाई वहाँ पर मची हुई थी, उस महंगाई से त्रस्त जनता, गुस्से से भरी हुई जनता 10 अगस्त 1792 को जो राजा का भवन था जिसको ट्यूलिस कहते थे, वहाँ पर पहुँच गई और उसने राजा के जो गार्ड थे उसका नरसंहार कर दिया, उसकी हत्या कर दी और राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में नेशनल असेंबली ने राजा को जेल भेज दिया। राज परिवार के जितने भी सदस्य थे सबको जेल भेज दिया गया। इसके बाद इलेक्शन आयोजित किए गए। इस इलेक्शन में 21 वर्ष के सभी लोगों को, चाहे वो धनी है या निर्धन है, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो, ऐसे सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको अब नेशनल असेंबली के बजाय कन्वेंशन कहा गया। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को मोनार्की को समाप्त कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया, रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। आपको पता है रिपब्लिक किसे कहते हैं? और रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल elect the government including the head of the state, head of the government and head of the state। रिपब्लिक ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें जो गवर्नमेंट का हेड होता है और जो राज्य का हेड होता है वह भी जनता के द्वारा चुना जाता है। तो फ्रांस के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उसको समाप्त करके अब वहाँ राजा के जगह पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की स्थापना की गई और हेरिडिटरी मोनार्की को समाप्त कर दिया गया। बाद में राजा को ट्रेजन के आरोप लगा करके लुई 16वां पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और एक कोर्ट के द्वारा उसे मृत्युदंड की सजा घोषित की गई। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को राजा को पब्लिकली प्लेस डी ला कॉनकोर्डे में फांसी पर चढ़ा दिया गया। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी मैरी एंटोनिएट को भी इसी तरह से गिलोटिन कर दिया गया। अभी हमने देखा कि किस तरह से मैक्मिलन रोबेस्पियर जो कि जैकोबिन क्लब्स का नेता था, उसके नेतृत्व में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र के खिलाफ एक हिंसक क्रांति होती है और उसके नेतृत्व में राजा के गार्ड की हत्या कर दी जाती है और राजा को गिरफ्तार किया जाता है। बाद में नेशनल असेंबली उसको जेल भेज देती है और जेल भेजने के बाद एक कोर्ट के द्वारा फ्रांस के राजा लुई 16वां को फांसी की सज़ा दी जाती है सार्वजनिक रूप से। तो इसके बाद जो चुनाव होता है उस चुनाव में जो मैक्मिलन रोबेस्पियर के नेतृत्व में गणतांत्रिक सरकार बनती है। फ्रांस के इतिहास में मैक्मिलन रोबेस्पियर का जो कार्यकाल है 1793 से 1794 के बीच में, उसको रीजन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। ऑल दोज whom he saw enemies of the republic as ex-noble clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned and then tried to revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined। तो ऐसा था कि मैक्मिलन रोबेस्पियर बहुत ही सख्त डिसीजन लेने वाला नेता था, जो वैसे सभी लोगों को, चाहे वो चर्च के लोग हों, चाहे वो नोबेल हों या जो विरोधी पार्टी के लोग हों, यहाँ तक कि उसकी पार्टी के भी लोग जो मैक्मिलन रोबेस्पियर के विचारों से सहमत नहीं थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। बाद में उसको एक रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जाता था और अगर जो रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल था
उसको गिल्टी पाता था उसको गिलोटिन कर दिया जाता था। गिलोटिन एक ऐसा डिवाइस था जिसमें दो खंभे लगे होते थे और बीच में एक बहुत ही धारदार ब्लेड लगा हुआ तो होता था, और नीचे में जो भी गिल्टी जिसको सजा दी जाती थी उसके सर को वहाँ पर रख दिया जाता था, और वह जो लोहे का धारदार ब्लेड होता था वह उसके सिर को सर से अलग कर देता था। इस डिवाइस का निर्माण डॉक्टर गुलिटिन ने किया था, इसलिए इसका नाम गुलिटिन रखा गया और इस प्रक्रिया को गिलिटिनाइज कहा जाता। इतिहास में इसको गिलिटिनाइज कहा जाता था। रोबेस्पियर गवर्नमेंट जो थी उसने बहुत सारे कानून को लागू किया। मैक्समिलन ने जो वैगेजेस थे और यानी जो मजदूरी था और जो गुड्स के दाम थे उसको निर्धारित कर दिए गए। उसने मीट और ब्रेड को राशन कर दिया। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। उसने किसानों को ये मजबूर किया कि वह अपने जो सामान जो अपने अनाज था, जो अपने क्रॉप्स थे, उसको बाजार ले जा कर के सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेच दे। इस तरह से किसानों को उस फिक्स्ड रेट पर अपना अनाज बेचना पड़ता था बाजार में। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हीट फ्लोर वाज फॉरबिडेन। तो उस समय जो महंगे आटा था उसको एक तरह से उसको बंद कर दिया गया, और जितने भी वहाँ के सिटीजन्स थे उनके लिए एक ख़ास तरह के रोटी, जिसको इक्वलिटी ब्रेड कहा जाता था, समानता की रोटी कहा जाता था, उसको खाने के लिए बाध्य किया गया। एक तरह से ये डिक्टेटरशिप से भी ज़्यादा खतरनाक था, इसको आतंक का युग कहा जाता है। तो इसने इस तरह के कुछ नियम लागू किए। इक्वलिटी वाज ऑल्सो साउट टू बी प्रैक्टिसाइज्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीचेज एंड एड्रेसेस इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मोनिसियर सर और मैडम। ऑल फ्रेंच मेन एंड वोमेन वर हेंस फॉर सिटियोन एंड सिटियोनीज। तो ऐसा था कि वहाँ के जो भी लोग थे उनकी स्वतंत्रता पर एक तरह से अंकुश लगा दिया गया इक्वलिटी के नाम पर, और लोगों को जो पहले मोनेशियर वहाँ के लोग कहते थे, और जो मैडम कहने का जो प्रचलन था उसको बंद कर दिया गया, और ये कहा गया कि अब हर कोई मर्द को सिटीजन्स कहा जाएगा यानी नागरिक कहा जाएगा, और ये जो वुमेन है सिटियोनीज कहा जाएगा। तो मैक्समिलन रोबेस्पियर के समय में फ्रांस में जो मोनेसियर थे यानी सर जिनको कहा जाता था और जिनको मैडम कहा जाता था, उन शब्दों को हटा करके ये कहा गया कि अब वहाँ के नागरिक सिटियोनीज या सिटियंस कहे जाएंगे। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। तो जो चर्च के बिल्डिंग्स थे उसको बंद कर दिया गया, और उस चर्च के बिल्डिंग को एक सरकार का बैरक यानी ऑफिस घोषित कर, या तो ऑफिस चलता था या वो एक तरह से बैरक था जहाँ सेना रहते थे। रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी टू रिसेंटलेसली that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and next day sentenced to the guillotine. तो उसने अपने विचारों को इस तरह से ज़बरदस्ती और भय बना कर के लागू किया कि जो विरोधी तो विरोधी थे, जो उनके समर्थक थे वो भी उसमें सुधार करने की मांग करने लगे। बाद में मैक्मिलन रॉबेस्पियर गिरफ्तार कर लिया गया, और जुलाई 1794 ईस्वी को जुलाई 1794 को वो अरेस्ट किया गया, और अगले ही दिन उसको गिलोटिनाइज कर दिया गया। यानी कहा जाता है ना कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। यही स्थिति मैक्मिलन रॉबेस्पियर का भी हुआ। उसने हज़ारों अपने एक साल के शासनकाल के दौरान हज़ारों लोगों को
उस गिलोटिन पर चढ़ाया था। और अंततः देखिए उसका भाग्य कि जिस गिलोटिन को उसने बनवाया था दूसरों के लिए, वो गिलोटिन उसके सर को भी धड़ से अलग कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1792 से लेकर के 1794 के बीच की जो स्थिति थी, वो फ्रांस के संविधान में बदलाव का समय था। पहली बदलाव तो ये थी कि जो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र था, वो संवैधानिक राजतंत्र समाप्त हो गया और संवैधानिक राजतंत्र के जगह पे फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया गया। रिपब्लिक घोषित करने के बाद फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वां, उसको इस देशद्रोह के आरोप लगा करके, क्योंकि उसने प्रसिया और ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उससे मिलकर के वो अपने नेशनल असेंबली के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, तो उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और उसे गिलोटिन कर दिया गया। उसकी पत्नी मैरी एंटोनियोट को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। और जब उसके बाद चुनाव हुए तो चुनाव के बाद सभी वहाँ के लोगों को, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। और मैकमिलन रोबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब का नेता था, वह वहाँ का शासन सत्ता का प्रमुख बन गया। मैकमिलन रोबेस्पियर एक बहुत ही सख्त व्यक्ति था, जिसने स्वतंत्रता और समानता के नाम पर बहुत सारे अत्याचार करना शुरू किए। उसने अपने मैकमिलन रोबेस्पियर ने जो कुलीन थे, नोबेल्स थे, जो चर्च के लोग थे, जो पादरी थे, यहाँ तक कि जो विरोधी पार्टी के लोग थे, और विरोधी पार्टी तो छोड़िए, जो उसके खुद अपनी पार्टी के जो लोग थे, उनको भी अगर उसे पता चलता था कि ये हमारे खिलाफ है तो उसको एक ट्रिब्यूनल जो था उसके पास लाया जाता था। और वो ट्रिब्यूनल जब उसको दोषी पाता था तो उसको गिलोटिन कर दिया जाता था। गिलोटिन एक ऐसा डिवाइस था जिसमें दो खंभे लगे हुए होते थे, ऊपर में एक लोहे का ब्लेड, धारदार ब्लेड लगा हुआ होता था, और उसके नीचे जो भी दोषी पाए जाते थे उनको सर को रख दिया जाता था, और बाद में उस ब्लेड से उसके सर के धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो मैकमिलन रोबेस्पियर ने अपने समय में राशनिंग की व्यवस्था, मीट का और जो ब्रेड था उसके राशनिंग की व्यवस्था कर दी। उसने क्या किया, जो भी फ्रांस में गुड्स थे उसके दाम फिक्स कर दिए गए, और जो किसान थे उसको मजबूर किया गया कि वो उसके द्वारा फिक्स किया गया, सरकार के द्वारा फिक्स किए गए दाम पर वो बाज़ार में जाकर के अपने सामान को बेचे। इस तरह से उसने बहुत अपने नियम को इतना ज़्यादा सख्ती से लागू किया कि विरोधी तो विरोधी, उसके पार्टी के लोग भी, उसके जो समर्थक थे वो भी आज ही जा चुके थे, परेशान थे और चाहते थे कि उसमें मॉडर्नाइजेशन हो, उसमें सुधार हो। बाद में मैकमिलन रोबेस्पियर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जुलाई 1794 ईस्वी को उसको उसी गुलेटिन पर चढ़ा दिया जाता है। यहाँ व्हाट इज लिबर्टी, इस पर दो प्रमुख लोगों के विचार दिए हुए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति है जो जर्नलिस्ट है कैमिली डेसमोलिन, जिसको कि बाद में जो रीजन ऑफ टेरर के दौरान फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, उसके विचार दिए हुए हैं। और एक जो मैकमिलन रोबेस्पियर था उसके विचार दिए हुए हैं। आइए देखते हैं कि क्या विचार था जर्नलिस्ट कैमिली डिसमोलिन का। तो कैमिली डिसमोलिन ने 1793 ईस्वी में लिखा था कि सम पीपल बिलीव्ड दैट लिबर्टी इज लाइक अ चाइल्ड विच नीड्स टू गो थ्रू अ फेज ऑफ बीइंग डिसिप्लिन बिफोर इट अटेन मैच्योरिटी। उसका कहना था कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि स्वतंत्रता एक बच्चे की तरह है और उसको कुछ समय तक जो है डिसिप्लिन यानी अनुशासन से गुजरना चाहिए जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए। लेकिन क्वाइट द अपोजिट, उसका कहना था कि इसके ठीक विपरीत, लिबर्टी इज हैप्पीनेस, रीजन, इक्वलिटी, जस्टिस। ये स्वतंत्रता क्या है, खुशी है, समानता है, जस्टिस है, और इट इज ए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। ये स्वतंत्रता क्या है, मानव अधिकार का घोषणा है। यू वुड लाइक टू फिनिश ऑल योर एनिमीज बाय गिलोटिनिंग देम,
आप सभी को गिलोटिन पर चढ़ा करके आप सभी शत्रुओं को खत्म कर देंगे। हैज़ एनीवन हर्ड ऑफ समथिंग मोर सेंसलेस? क्या किसी ने ये सोचा होगा कि इससे बड़ी मूर्खता की कोई बात हो सकती है? वुड इट बी पॉसिबल टू ब्रिंग अ सिंगल पर्सन टू द सेफोल्ड विदाउट मेकिंग 10 मोर एनिमीज अमंग हिज रिलेशंस एंड फ्रेंड्स? क्या किसी को अगर फांसी दिया जाता है तो उसके परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं, जो 10 से ज़्यादा मेंबर होते हैं, क्या उनको दुख दिए बगैर किसी को फांसी पर चढ़ाया जा सकता है? उसका मानना था कि रोबेस्पियर जो कर रहा है वो एक मूर्खता है और एक तरह से अपराध है, ये स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन मैकमिलन रोबेस्पियर ने जो 7 फरवरी 1794 को एक स्पीच दिया था कॉन्वेंशन में, आपको पहले बता चुके हैं कि जो नेशनल असेंबली को मैकमिलन रोबेस्पियर के समय में कॉन्वेंशन कहा जाता था, यानी वहाँ के जो संसद था उसको कॉन्वेंशन कहा जाता था। उसमें जो भाषण उसने दिया था उसको एक फ्रांसीसी अखबार ली मॉन्टेनियर यूनिवर्सल ने छापा था। उसके कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं। उसका कहना था, उसने कहा था, टू इस्टेब्लिश एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी टू अचीव द पीसफुल रूल इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वी मस्ट फर्स्ट फिनिश द वार ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट द ट्रेनी। उसका कहना था कि जो स्वतंत्रता के दुश्मन हैं और उनके खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। किस लिए? तो फ्रांस में डेमोक्रेसी को स्थापना के लिए और फ्रांस में स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए, स्वतंत्रता के खिलाफ लड़ने वाली शक्तियों को। उसका मतलब जो नोबेल्स थे, उनके जो चर्च के लोग थे, जो राज परिवार के लोग थे, उसको वो स्वतंत्रता के खिलाफ मानता था और उसका मानना था कि जो भी गणतंत्र के खिलाफ है वह स्वतंत्रता के खिलाफ है। इसलिए उसका मानना था इसको जब तक खत्म नहीं कर दिया जाता है तब तक स्वतंत्रता असली मायने में स्थापित नहीं होगी। उसका कहना था कि टेरर के माध्यम से जो रिपब्लिक के खिलाफ हैं उनको टेरर के माध्यम से समाप्त करना जो गणतंत्र के संस्थापक हैं उनका अधिकार है। इस तरह से हम देखते हैं कि रोबेस्पियर के विचारों में कितनी उग्रता है, वह कितना बड़ा डिक्टेटर है। वह अपने खिलाफ के सभी शत्रुओं को गणतंत्र के खिलाफ कह करके, आज़ादी के, स्वतंत्रता के खिलाफ कह करके वो अपने आतंक राज को कायम करना रखना चाहता है। लेकिन कहते हैं कि सबका अंत होता है और आप अगर गलत रास्ते पर हैं तो आपका भी अंत निश्चित है। मैकमिलन रोबेस्पियर के साथ भी यही हुआ और जुलाई 1794 ईस्वी में इस आतंक का राज यानी रीजन ऑफ टेरर का अंत हो गया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक